चलिए, वर्ग 10 में आज हम लोग विषय इतिहास में दूसरे वीडियो में बात कर रहे हैं। पहले वीडियो में हमने बात किया था हिंद चीन के बारे में, परिभाषा बताया था कि हिंद चीन क्या है। वियतनाम, कंबोडिया और लाओस को मिला करके हिंद चीन का निर्माण हुआ है। 2,80,000 वर्ग किलोमीटर उसका एरिया है, उसके बारे में बात हुआ था। हमने बताया था चौहद्दी के बारे में कि पूरब में उसके जो है दक्षिण चीन सागर है, और पश्चिम में हम बात कर ले तो थाईलैंड है, और उत्तर में हम बात कर रहे तो चीन और म्यांमार है, तो दक्षिण में बात कर ले तो दक्षिण चीन सागर है। और भी मैंने बहुत से बात किए थे, पूर्व की चलो आंदोलन तक बात हो चुकी थी। आज हम दूसरे वीडियो में बात कर रहे हैं हिंद चीन में राष्ट्रवाद का विकास। तो राष्ट्रवाद का परिभाषा सबसे पहले तो आपको रटने की जरूरत नहीं। राष्ट्रवाद क्या है? मतलब अपने देश के प्रति भावना, लगाव, त्याग, मर मिटने की जो भावना होती है, उसके लिए रक्षा करने की जो बात आती है, वो राष्ट्रवाद के अंतर्गत आता है। फ्रांसीसियों को भी फ्रांसीसियों के द्वारा जो हिंद चीन के लोगों को उनके अपने उपनिवेश बनाया गया, अपने फ़ायदा के लिए जो काम कर रहे थे, उनको धर्म को बदल रहे थे, ज़बरदस्ती वहाँ सेना में उनको ले जा रहे थे, तरह तरह के उनको परेशानियाँ हो रही थी। इससे वहाँ लोगों में जागृति आई और अपने देश के प्रति प्रेम और भावना का जो विकास हुआ, वही राष्ट्रवाद है। तो हिंद चीन में भी राष्ट्रवाद उठा, और उसी के बिंदु पर हम जानने जा रहे हैं कि कैसे हुआ और कैसे हिंद चीन में राष्ट्रवाद के किस तरह से बिंदु हम दर्शा सकते हैं, कौन कौन सी मतलब कारणें हुई कि जिसके कारण राष्ट्रवाद की भावना बलवती हो गई। पहला पॉइंट है फान बोई चाउ की प्रयास। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि फान बोई चाउ ऐसा एक वहाँ का मतलब कि एक नेता था, उस तरह का आया था प्रभाव में कि वो चाहता था कि राजा के शासन से, राजा के मदद से फ्रांसीसियों के शासन को उखाड़ा जाए। तो वही बात है, और आगे चल के आखिर उसका भी मकसद यही था कि हम मतलब कि किसी न किसी प्रकार से फ्रांसीसियों को यहाँ से हटाएं। तो फान बोई चाउ ने एक व्यक्ति के प्रयास में से, मतलब एक व्यक्ति के प्रभाव में आया। उस व्यक्ति का नाम था लियांग किसाओ। क्या नाम था? लियांग किसाओ। लियांग किसाओ जो था, उस व्यक्ति के ये प्रभाव में आकर के, या इससे कह सकते हैं कि प्रेरणा लेकर के, उसने एक पुस्तक लिखी थी अपने वियतनाम की अस्मिता को बचाने के लिए। एक पुस्तक लिखी थी जिस पुस्तक का नाम था दी हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम, और ये 1941 ईस्वी में उसने इस पुस्तक को लिखा था। 1941 ईस्वी में इस पुस्तक में वो बताया था कि किस तरह से हमारे वियतनाम के जो अस्तित्व है उसको वो खत्म कर रहे हैं। कौन? फ्रांसीसी लोग। तो वहाँ के लोगों ने जब इस किताब को पढ़ा, वहाँ के लोगों ने जब समझा कि अरे भाई हमारे साथ तो सही में गड़बड़ हो रहा है, तो हमारी जो वियतनाम है, अपनी जो सभ्यता है, वो उसकी खत्म होते जा रही है, लोग ईसाई बनते जा रहे हैं। पिछले वीडियो में मैंने बात किया है कि वियतनाम में जो था वो दो धर्म था, एक बौद्ध धर्म था, एक कन्फ्यूशियसवाद था। तो उसमें से ये धर्म की बात कर रहे थे। इन दोनों धर्मों को हला करके वो वहाँ क्या कर रहे थे, ईसाई धर्म को 1 लाख से ज़्यादा लोगों को ईसाई बना चुके थे, तो उससे वो भी हताहत थे। तो ऐसे जब पुस्तक के लोगों ने पढ़ा, तो फ्रांसीसियों में अपनी प्रेम भावना बढ़ी और विरोध में आवाज़ उठाने की प्रेरणा मिली। दूसरी पॉइंट है 1905 ईस्वी में जापान के द्वारा रूस को हराया जाना। मतलब सोचिए, जापान एक छोटी सी देश, बहुत छोटी सी देश, और रूस एक बहुत बड़ी देश, उसको जापान ने हरा दिया था। और जब जापान हरा दिया इतना बड़ा देश को, तो उससे उन लोगों को प्रेरणा मिला कि क्यों ना हम भी चाहेंगे तो फ्रांसीसी को हरा सकते हैं। इसलिए राष्ट्रवाद की भावना वहाँ से बलवती हो गई। तीसरी पॉइंट है 1911 ईस्वी में डॉक्टर sun yat-sen ने चीन से मंचू राजवंश की स्थापना को, ये राजवंश को समाप्त कर दिया था। मतलब कि मंचू राजवंश, मंचू चीन का शासक था, वो चीन में मतलब कि एक राजवंश था, तो वो उसका भी वो जो प्रभाव था वो गलत कुछ हो रहा था, जिसके चलते डॉक्टर sun yat-sen वहाँ एक प्रमुख रूप से उभरे थे, और उन्होंने चीन में से इस राजवंश को हटा दिया था। लोगों को जब ये पता चला, कहाँ के लोगों को? वियतनाम के लोगों, मतलब हिंद चीन के लोगों को, तो पता चला कि ऐसा कर सकते हैं। एक व्यक्ति जब हटा सकता है, तो हम चाहेंगे तो क्यों नहीं फ्रांसीसी को हटा सकते हैं। इससे भी उन लोगों को प्रेरणा मिला। फिर आ गया प्रथम विश्व युद्ध 1914-1918। जैसा कि मैंने पहले बताया कि हिंद उस समय प्रथम विश्व युद्ध होने लगी थी। तो प्रथम विश्व युद्ध में लड़ाई जब लड़ रहे थे, तो फ्रांसीसियों को अपने यहाँ सेना की जरूरत थी, तो वो जबरदस्ती क्या करते थे, यही उपनिवेश से उठा के सेना ले जाते थे, सेना में भर्ती कर देते थे जबरदस्ती, और उनको मरने के बाद ना तो उसको कुछ मुआवजा देते थे, ना उनके लाश को भी पहुँचाते थे, मतलब 100 को भी नहीं देते थे वहाँ। तो इससे क्या हुआ कि लोगों में मतलब कि विरोध की भावना बढ़ी, और अपने देश के प्रति, अपने राष्ट्रवाद की प्रेरणा ज़्यादा होने लगा कि नहीं, हमको अपना देश को आज़ादी चाहिए, हम अपना जो चाहेंगे वो करेंगे।
5वीं पॉइंट है हो ची मिन जैसे प्रमुख नेता के द्वारा उग्र आंदोलन की शुरुआत। हो ची मिन एक बहुत प्रमुख नेता है जिसके बारे में अभी हम आगे और वीडियो में बात करेंगे कि हो ची मिन का जन्म कहाँ हुआ, उन्होंने क्या किया। और ये वैसे नेता हैं, इन्हीं के प्रयास से अंत में फ्रांसीसियों से निजात मिली, यहाँ तक कि अमेरिका तक को उसने चुनौती दे दिया हो ची मिन ने, और अंतोगत्वा इस देश को आज़ाद कराने के लिए, मतलब हिंद चीन को आज़ाद करने में बहुत बड़ा रोल अपनाया है। तो हम इन पॉइंटों को और एक्सप्लेन करके चाहेंगे तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में हम इसको जवाब दे सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हो ची मिन। हो ची मिन के बारे में भी मैंने बताया था कि हो ची मिन के एक बहुत प्रमुख चेहरा है इस हिंद चीन में, तो उसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं कि हो ची मिन कौन थे। हो ची मिन का मतलब होता है पथ प्रदर्शक, मतलब रास्ता दिखाने वाला। इनका जन्म हुआ था 19 मई 1890 ईस्वी को और इनकी मृत्यु हुई थी 2 सितंबर 1969 ईस्वी को एक किसान परिवार में। मूल नाम, मतलब कि इनका मूल नाम में 3 नाम आता है। आप 3 नाम देखिए, न्यूगेन सी सेन, न्यूगेन नगुयेन सी सेन, नगुयेन थाट थांट, नगुयेन आई क्वेक, नगुयेन सब में नगुयेन सी सेन, थाट थांट, आई क्वेक, ये 3 नाम था हो ची मिन का। तो आपको कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि आप नाम बताइए, इसका मूल नाम क्या है, तो तीनों में से कोई मिलेगा तो आपको मारना है। पेरिस मॉस्को में शिक्षा प्राप्त किया था कौन? हो ची मिन। उग्र आंदोलन करता थे वो। वियतनामी साम्यवादी दल 1925 ईस्वी में उन्होंने फ्रांस में बनाया था और उसे 30 ईस्वी उसी का नाम बदल के वियतनाम कम्युनिस्ट पार्टी रखा था। वियतनाम को आज़ाद करने के लिए बनाया गया था। एक और पार्टी की स्थापना उन्होंने किया था, इंडो चाइना कम्युनिस्ट पार्टी, इंडो चाइना कम्युनिस्ट पार्टी। तो अब यहाँ तक हम समझ लिए कि हो ची मिन के बारे में कि क्या क्या हो ची मिन की क्या काम थी, कैसे मतलब वो उनका प्रमुख चेहरा था, तो उनके बारे में थोड़ा जान लिए। अब हो हिंद चीन की स्वतंत्रता की तत्कालिक स्थिति और कारण। अब ये पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है भाई, क्योंकि हिंद चीन को स्वतंत्रता कैसे मिली उसके बारे में हम इस में लाइन पढ़ेंगे और कितना स्ट्रगल हिंद चीन ने सहा, बाप रे बाप, इसको समझने के बाद समझ में आएगा। हो ची मिन के बारे में हमने भी जिक्र किया कि हो ची मिन का नेतृत्व हुआ था, इसने पार्टी लीग ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ वियतनाम, जिसको शॉर्ट में कहते हैं वियत मिन, इसका इन्होंने नेतृत्व किया। सेकेंड वर्ल्ड वार जब हुआ तो देखिए ये इसमें एक पॉइंट है कि सेकेंड वर्ल्ड वार, तो सेकेंड वर्ल्ड वार में जर्मनी के द्वारा फ्रांस को हराया जाना तथा जापान के द्वारा थोड़ा सा पॉइंट इसको समझते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी के द्वारा फ्रांस को हराया जाना तथा जापान के द्वारा हिंद चीन पर कब्जा करना एवं पुनः अमेरिका द्वारा जापान पर परमाणु बम गिराने के बाद जापान का कमजोर होकर हिंद चीन से हट जाना और विश्व युद्ध के खत्म होने से 1945 ईस्वी में आज़ाद हो गया कौन? हिंद चीन। तो इसको थोड़ा सा और अच्छा समझने की कोशिश करेंगे कि हिंद द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, मतलब ये कहने का मतलब ये है कि ये टॉपिक ये बताना चाह रहे हैं हम कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद फ्रांस से थोड़ा निजात मिला, किसको? हिंद चीन को। तो क्यों मिला? तो ये जो उस समय 2 खेमे में जो लड़ाई हो रही थी पूरी दुनिया में, तो एक था धुरी राष्ट्र और एक था मित्र राष्ट्र। जब विश्व युद्ध हो रहा था तो एक तरफ था कौन? धुरी राष्ट्र और एक तरफ था मित्र राष्ट्र। तो मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र में अगर हम बात कर ले तो कुछ देशों के नाम जर्मनी, जापान और हंगरी, जर्मनी, जापान और हंगरी जैसे देश थे। और मित्र राष्ट्र में अगर हम बात कर लें तो उसमें कौन कौन था? तो आपका उसमें आ जाता था फ्रांस आ जाता था, रसिया आ जाता था, ब्रिटेन आ जाता था। तो जब लड़ाई हुई तो जर्मनी ने फ्रांस को क्या किया? बहुत मारा, मतलब कि बहुत वो फ्रांस को मतलब कि हराने का काम किया, हमला किया फ्रांस पर, और इससे फ्रांस कमजोर हो गया। तब क्या हुआ? जापान भी इसी के तरफ था, किसके तरफ? धुरी राष्ट्र की तरफ। तो ये जापान ने क्या किया कि इसी फ्रांस का जो अंदर में कौन था? इंडो चाइना। तो इंडो चाइना पर जाकर जापान ने कब्जा कर लिया, माने हिंद चीन पर जाकर कब्जा कौन कर लिया? जापान। और जापान जब कब्जा कर लिया तो इसी बीच में एक और घटना होती है कि जापान ने मिस्टेक से अमेरिका के एक पर्ल हार्बर करके नाम था, एक जहाज था, पर्ल हार्बर जहाज, उस जहाज को पर क्या किया था कि हमला कर दिया था।
कौन? जापान। तो जापान जब हमला कर दिया तो अमेरिका तब गुस्सा में आकर के क्या किया, मित्र राष्ट्र की तरफ से जाकर लड़ाई किया और उसने क्या किया कि जापान के 2 शहर पर, आप चर्चित शहर जानते होंगे, हिरोशिमा और नागासाकी। हिरोशिमा पर 6 अगस्त 1945 को बम गिराया और 9 अगस्त 1945 को बम गिराया नागासाकी पर। इससे जापान का स्थिति जर्जर हो गया और जापान ने फिर क्या किया, हिंद चीन से अपनी हाथ खींच लिया। इसी समय 1945 जैसी द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ तो 1945 में वो आज़ाद हो गया। लेकिन फ्रांस को अभी भी लालच था, उसने फिर वियतनाम के साथ एक समझौता करने की बात रखी 6 मार्च 1946 ईस्वी को, और उसे कहा जाता है हनोई समझौता। इस समझौता में वो फ्रांस चाहता था कि फिर से हम कुछ अपना वहाँ पर लालच ये करें, फिर से भी प्रभुत्व बनाए रखें, लेकिन यहाँ पर वो समझौता कामयाब नहीं हुआ। तो आगे की बात पॉइंट है कि फ्रांस द्वारा पुनः इसी लालच में फिर से हिंद चीन पर कब्जा करने के उद्देश्य से 1954 में उसने क्या किया, हमला कर दिया। लेकिन उसमें वो इसी युद्ध को दियन फुयेन का युद्ध कहते हैं। इस युद्ध को क्या कहते हैं, दियन फुयेन का युद्ध कहा जाता है। और ये इसमें वो कामयाब नहीं हो पाया। हो ची मिन की सेना ने गुरिल्ला युद्ध किया। गुरिल्ला का मतलब क्या होता है, मतलब छुप छुप के लड़ाई करना। वो सामने से लड़ाई नहीं करते थे, मारते थे और कहीं जंगल में जाकर छुप जाते थे, मारते थे कहीं पहाड़ों में जाकर छुप जाते थे। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि वहाँ पर गुरिल्ला युद्ध हुआ। अमेरिका द्वारा पुनः फ्रांस को उकसाया गया। फ्रांस को क्या किया गया, उकसाया गया कि क्यों ना तुम हिंद चीन को फिर से मतलब कब्जा करो। तो क्या हुआ कि जब हिंद चीन को कब्जा करने की बात रखी गई तो फ्रांस ने कहा कि नहीं भाई, हम अब वहाँ पर कब्जा करने नहीं जाएंगे। कहाँ, हिंद चीन में। लेकिन अमेरिका को तानाशाही था कि वो पूंजीवादी देश चाहता था कि हम द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 2 खेमा में पूरा दुनिया बढ़ गया। तो एक था पूंजीवादी और एक तरफ समाजवादी। तो समाजवादी की तरफ था कौन, ये हिंद चीन। तो हिंद चीन को चाहता था वो कि पूंजीवादी की तरफ आ जाए। इसीलिए वो क्या किया कि कहा कि नहीं से तुम काहे पूंजीवादी की तरफ नहीं आओगे। इस जबरदस्ती के चलते उसने फ्रांसीसी को फिर से कुछ करना चाहा और एक और समझौता हुआ, उसका नाम है जनेवा समझौता, 1954 में हुआ। तो हिंद चीन को 2 भागों में बांट दिया गया। उत्तरी वियतनाम हनोई उसका राजधानी और दक्षिणी वियतनाम जिसका राजधानी साइगोन है उसको 2 भागों में बांट दिया गया। समझ में रहा है। लेकिन अब यहाँ से और थोड़ा सा समझ लेते हैं कि उत्तरी वियतनाम में कौन था और दक्षिणी वियतनाम में कौन था प्रमुख नेता। तो उत्तरी वियतनाम में प्रमुख नेता हुआ हो ची मिन, वो समाजवादी था। विस्तार करने लगा अपने सभी क्षेत्रों को। अमेरिका ने फिर क्या किया, गुस्सा में उसके ऊपर क्या कर दिया, बम गिराना शुरू कर दिया। किस पे, उत्तरी वियतनाम पर। और दक्षिणी वियतनाम तो अमेरिका ने अपने प्रभुत्व में ला लिया था। वहाँ उसने एक कठपुतली नेता को बहाल किया था जिसका नाम था बाओ दाई, है ना, बाओ दाई। तो वो पूंजीवादी के बाद था, योग्य शासक नहीं था। 1955 में फिर इसको हटा दिया। किसने हटा दिया, दक्षिणी वियतनाम में किसने, अमेरिका ने। और वो रख दिया किसको, नगोदीन दियम को। नगोदीन दियम को वहाँ का पीएम बना दिया, मतलब प्रधानमंत्री बना दिया, मतलब नेता बना दिया। और वो निरंकुश था, अत्याचारी था। अब यहाँ खेल हुआ उत्तरी वियतनाम के तरफ किसको था नजर, अमेरिका को। अब वो क्या करने लगा, अमेरिका फिर लड़ाई करने लगा। किसके लिए कि हम पूंजीवादी में बनाएंगे। तो फिर भी वहाँ पर वो हार नहीं मान रहे थे। तो गुस्सा होकर अमेरिका क्या किया, वहाँ 3 गो बम पटकने, 3 तरह का बम इस्तेमाल किया। एक था नापाम बम, एक था एजेंट ऑरेंज, एक था फास्फोरस बम। चूँकि वहाँ टेढ़े मेढ़े रास्ते में लोग मार मार करके घुस जाते थे, गुरिल्ला युद्ध करते थे। तो उसने क्या किया कि एक नापाम बम जो गैसोलीन का बना होता है, वो व्यक्ति पर शरीर में मतलब छिड़कने के बाद पूरा आग लग जाता था, शरीर में जल जाता था। उस बम को फेंकना शुरू कर दिया। एजेंट से क्या होता था, पूरा जंगल फसल सबको जला देता था। फास्फोरस बम था कि गैसीय प्रदूषण फैलाता था। इससे वो पंगु बनाने की कोशिश किया, फिर भी वियतनाम के लोग हार नहीं माने। आगे के पॉइंट हम थोड़ा एक बार और देखते हैं कि वियतनाम के लोग हार नहीं माने। 1968 ईस्वी में अमेरिका ने एक बहुत बड़ी गंदी हरकत की है, जो नाम है उसका माइलो गांव की घटना। माइलो गांव की घटना, उसने क्या किया, उस गांव में पुरुषों को, सभी जितने पुरुष थे उस सभी को मार दिया। और महिला को क्या किया, महिला और स्त्री को उसने बलात्कार करवाया अपने सेनाओं से और उनको जिंदा जला दिया। इस तरह के बहुत बड़ा घटना हुआ। तो एक वृद्ध व्यक्ति ने जब इस बाहर के दुनिया को, मीडिया को बताया अमेरिका की पूरी सच्चाई, तो अमेरिका की पूरी दुनिया में क्या हो गई, बदनामी हुई। ऐसा होने के बाद उसको लास्ट में वो अंतर्राष्ट्रीय दबाव में आकर के 1975 में अपनी सेना को दक्षिणी वियतनाम से
भी हटा लिया और इस तरह से वियतनाम का एकीकरण हो गया। कब? 1975 में। मतलब इतनी स्ट्रगल भरी इतिहास है इंडो चाइना का कि वो आज़ाद तो 45 में हो गया था, लेकिन वो चैन से नहीं रह पाया। 1975 में जाकर के उसको चैन मिला, शांति मिला और फिर से उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम एक में हो गया। इस तरह से हमने पूरे कवर कर दिया है इंडो चाइना का 2 वीडियो में। आप इसको नोट्स को पॉज भी करके लिखिए और देखिए, 2-3 बार समझिए, बुझिए और याद करने का कोशिश कीजिए।